बाद में उन्होंने काफी सुधार किए, छुआछात का अंत करने की कोशिश की, मूर्ति पूजा के ऊपर जो है काफी विद्रोह किया कि मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, जो है ढोंग है, आडंबर है। आज घर घर में मंदिर बना रखे हैं, लेते हैं एक घर का जो है मंदिर काठ का बनवा लेते हैं, लेडीज आज भी नहीं मानती है। अरे भाई, मूर्ति पूजा की बात बनेगी नहीं जब तक दिल के अंदर आप जो है शिव या श्री कृष्ण या भगवान का अंदर से जागरण वो करोगे। मूर्ति तो इसलिए बताई जाती है कि इन्होंने क्या क्या काम करे थे, उनको ध्यान दो। आप उसके हाथ जोड़ो कि मेरे को ये दे दें। अब मैं यहाँ हम सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाते, इसका मतलब ये थोड़ी का उससे सुभाष चंद्र से मांगेंगे कुछ। आप ये देखें इन्होंने कितना संघर्ष किया था, कितनी कुर्बानियां दी थी देश के लिए, इसलिए लगाते हैं उसको। उनके इतिहास को पढ़ो, ये है मतलब तो। और हम क्या करते हैं, हाथ जोड़ते हैं मेरे को पास कर दे। बच्चियां कहीं तो कहीं मेरे भगवान ये मेरे को पास कर दो, कोई पास नहीं करने वाला है जब तक आप मजबूती से पढ़ोगे नहीं, जब तक आपको कोई कुछ भी नहीं करने वाला है। कोई मूर्ति तो मूर्ति का खंडन किया। और उन्होंने कहा शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक विकास होना चाहिए। इन्होंने काफी कोशिश की और उसके बाद में वो जल्दी ही वो किसी जहर देने लास्ट के अंदर एक रसोईया ने, एक लेडी थी, वेश्या थी, तो उसने उसको कांच पीस करके और लास्ट के अंदर उसको दूध में पिला दिया, तो वो मर गए थे। नहीं तो वो बहुत जागरूक कर गए, फिर भी जागरूक कर गए थे। तो ये तो मैं बता रहा हूँ 1857 की, और वो 1883 के अंदर एक्सपायर हो गए थे, अपना ज्ञान देते देते चले गए। तो कुल मिलाकर एक व्यक्ति ने कितना जागरूक किया। अब आ जाओ, मैं सीधा आ जाता हूं महर्षि स्वामी हमारा विवेकानंद पे आ जाता हूं। अब उसके बाद में विवेकानंद पैदा हुए, वो बड़े जोशीले थे, यंग थे, उन्होंने भी शिक्षा पे जोर दिया और पुराना कहा कि अंग्रेजों को भगाओ। सबसे पहला स्वराज लो। स्वराज कब आएगा? जब आप शिक्षा दोगे। यानी कितने सालों के बाद में ये डेवलप हुआ। उसके बाद में अब मैं सीधा आ जाता हूं, क्योंकि ये तो टॉपिक बहुत हिस्टोरिकल बन जाएंगे। स्वामी विवेकानंद के बाद में सुभाष चंद्र बोस पे आता हूं मैं सीधा, कि उनका किस तरह से एक व्यक्ति देश को आजाद करने के लिए किस तरह से आगे बढ़ सकता है। हम समझते हैं ना, अगर शिक्षा नहीं होती सुभाष चंद्र बोस में भी, तो क्या देश आजाद हो सकता था? कभी नहीं हो सकता था। उसके इतिहास पढ़िए आप। अब यहां मैं सुभाष चंद्र बोस की बात आता हूं। यहां भी सुभाष चंद्र बोस ने इंटरमीडिएट 1915 में किया। 14 साल की उम्र, 14-15 साल की उम्र हो गई थी, इंटरमीडिएट हो गया। अब उन्होंने बीए ऑनर्स फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया वहां पर प्रेसिडेंसी कॉलेज के अंदर। अब वहां जो है ब्रिटिश ऑफिसर प्रोफेसर थे और स्टूडेंट्स में आपस में कहा सुनी होगी, तो उन्होंने नेतृत्व किया कि भाई मेरा देश है और जो है अन्याय हम सहन नहीं करेंगे। क्योंकि बच्चा तो ये जानता है भाई ठीक है, और उसके अंदर जज्बा भी था कि हम पढ़ रहे थे क्यों, क्योंकि उनको ये नहीं पता था हम जो है किस तरह से प्रेशराइज करके हम गुलाम अभी भी बने हुए हैं। और उनको वहां से रस्टिकेट कर दिया गया था। रस्टिकेट का मतलब है दंडात्मक, वहां से कॉलेज से निकाल दिया था। यानी कि भाई अब यहां आप एडमिशन नहीं मिलेगा, आपका निकाल दिया है। उसके बाद में उनके मन में एक जबरदस्त पीड़ा हुई कि मेरे देश के अंदर और अंग्रेज प्रोफेसर मुझे इस तरह से कॉलेज में दाखिला नहीं लेने देते। उन्होंने दूसरे साल, एक साल तो खराब हो गया उनका, दूसरे साल दूसरे कॉलेज में दाखिला, स्कॉटिश चर्च कॉलेज के अंदर उन्होंने दाखिला लिया। और दाखिला लेकर के और उन्होंने बीए ऑनर्स किया। बीए आप हम समझते हैं जैसे आर्ट साइंस कॉमर्स, बेटे यही चीजें है पहले भी, आज भी वही पैटर्न है जो अंग्रेजों का बना हुआ है। कोई समझ ले कोई बदलाव आ गया? कुछ नहीं बदला हुआ है। आज हमारे आर्ट की वैल्यू उतनी है, साइंस की वैल्यू भी है और कॉमर्स की भी है, किंतु आर्ट्स की तो मैं आज भी मानता हूं ज्यादा वैल्यू। क्यों वैल्यू है? हिंदी इंग्लिश आती है आपको? हिंदी इंग्लिश ज्योग्राफी फिजिक्स, ये फिजिक्स छोड़ो, पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री, ये तो चाहे आईएएस आज भी कर लो उसमें आते हैं पेपर में, जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, समझते साइंस में करोगे तो ही कामयाब होगा, ऐसा नहीं है। कोई भी कंपटीशन दो, चाहे हरियाणा का दो, तो यूपी का दो, तो सेंटर का दो, सभी में आर्ट्स के पेपर तो आएंगे ही आएंगे। भूगोल का, राजनीति, ये तो बेस है। इंग्लिश हिंदी इनके बगैर तो चलता ही नहीं। और इनको हम समझते आर्ट है तो वैल्यू नहीं, वैल्यू सब कुछ है। वही बीए मैंने बताया था फिलोसफी करके, और सुभाष चंद्र बोस की बात है। अब वो आगे चलते हैं, उन्होंने टॉप क्लास से 1919 के अंदर अपना बीए ऑनर्स कर लिया। बीए ऑनर्स करने का अब भी वही क्वालिटी है, बीए करके आप आईएएस का टेस्ट दे सकते हो। उस वक्त क्या बोलते थे? आईसीएस, इंडियन सिविल
सर्विसेज। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं है उस सिलेबस में और ज्ञान में, कुछ नहीं है। अब उन्होंने क्या किया कि 1919 के अंदर तुरंत उनके माँ बाप ने कहा भी तुम बेटा इंग्लैंड जाओ। देखो आप, अब तो हमारा देश आजाद हुआ है, तो अब तो यहाँ पर हमारे एमएससी वगैरह के कोर्स बहुत आ गए हैं। पहले आप लगाइए बीए करने के बाद में आईसीएस का टेस्ट देने के लिए इंग्लैंड जाएंगे, और हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। वो तो एक दो व्यक्ति थे जो जिनके पास माँ बाप के पास पैसा था तो इंग्लैंड जाएंगे, और फिर इंग्लैंड भी चले जाएंगे तो कोई ऐसा थोड़ी ज्ञान नहीं, तो पास कैसे करेंगे। वहां जाकर के उन्होंने आईसीएस पास किया, 1920 में कर लिया क्लियर। यानी उन्होंने एक मिनट का यूटिलाइजेशन किया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सुशिक्षा ग्रहण करोगे तो असफल नहीं हो सकते। सबसे बड़ी दौलत ही शिक्षा है। परिस्थितियां तो आती जाती है, किसी के मकान कच्चे हैं या और कोई व्यवस्था चलती रहेगी बेटा, ठीक है, कमजोरी वगैरह होती रही, आर्थिक व्यवस्था नहीं बन पाती, कई बार फीस की दिक्कत आ जाती है, किंतु आप कैसी भी कठिन परिस्थितियों में आप उसको ज्ञान ग्रहण करो, शिक्षा है बड़ी बात। अब जो है आ जाता हूं मैं आपको 1919 के अंदर वहां इंग्लैंड चले गए। 1920 के अंदर वहां आईसीएस क्लियर कर लिया और इंग्लिश में सबसे टॉप हो गए, और पूरे चौथा स्थान उन्होंने आईसीएस का प्राप्त किया। इसका मतलब क्वालिटी में गजब जो है उनकी नॉलेज थी। और उनका अब वापिस ये था कि ज्वाइन करने के बाद में मैं आईसीएस ज्वाइन करूं या नहीं करूं। राष्ट्रभक्ति देखिए उनका, जबरदस्त, राष्ट्र से ओतप्रोत थे उनके विचार। अब उन्होंने अपने घर वालों को इंग्लैंड में समय भी करना हो, मैं आऊंगा, उससे पहले एक चिट्ठी लिख दी, अपने घर वालों को कहा कि भाई मैं आईसीएस को पास कर लिया, मैं ड्यूटी करूं या ना करूं आईसीएस की। जैसे डीसी नहीं होते ऐसे, अब बहुत बड़ी होती थी, आज भी बड़ी, पहले भी बहुत बड़ी थी, अंग्रेजों के जमाने में तो बहुत ही बड़ी थी। तो उन्होंने कहा कि एक तरफ तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि महर्षि दयानंद ने मेरे दिमाग में डाला था, स्वामी विवेकानंद ने मेरे दिमाग में डाला था कि अंग्रेजों को निकालो, गुलामी करूंगा, मैं देश की गुलामी को दूर करने के लिए मैं रिजाइन देता हूं, आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। तो उसकी मां ने ये कहा था मेरा बेटा जो फैसला ले रहा है रिजाइन देने का वो सही है, क्योंकि विचार बड़े होते हैं। आदमी तो मर जाते हैं, आदमी तो मरेंगे ही पक्के, किंतु उनके विचार कभी नहीं मरते, चाहे हजारों हजारों साल हो जाएंगे, विचार चलते ही रहेंगे। हम भगवान श्री कृष्ण के सुनते हैं, 5000 साल पहले यहां पर जन्म भी लिया था, क्या वो मर गए कभी? विचार यूं के यूं खड़े हैं। भगवान राम के विचार यही है, हम उनकी रोज जो है होली दिवाली वगैरह जो करते हैं, गीता का महोत्सव है, उनके किताब जो ग्रंथ लिख गए वो यूं कहीं खड़े हैं, तो भगवान कहां मरे हैं? अल्टीमेटली हमारा जो शरीर है वो तो जाना है, किंतु विचार तो नहीं मरे। ऐसे उन्होंने कहा कि विचार जो है हमेशा मजबूत रहते, मैं अपने विचारों को उनको आदर करता हूं और मैं रिजाइन देता हूं। यहां उनके कितने सुदृढ़ जो है मानसिक दक्षता देखिए, उनके देश के प्रति ओतप्रोत थे। जो गुलामी उसको तोड़ना है जंजीरों को, और मुझे आजाद करना। अकेला देखिए आप, शिक्षा का प्रभाव देखिए और मानसिक दक्षता का देखिए, आपने एक एक मिनट को जो है यूटिलाइज करना शुरू कर दिया। अब यहाँ तुरंत 1921 के अंदर भारत आ गए, इंग्लैंड से आते ही उनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। भाई क्यों किया? कारण कुछ नहीं है, कारण ये है कि उसने रिजाइन दे दिया और जो है यहाँ देश के लिए लड़ेगा, आप इसको पकड़ के पता नहीं चल पाएगा। फिर जो है उन्होंने अपनी कांग्रेस ज्वाइन की। कांग्रेस ज्वाइन करके चित्तरंजन दास थे वहां के लीडर थे, उनको कहा कि स्वराज पार्टी इनके अंदर है, आप उनमें काम करो, आपका जो इच्छा है स्वराज पार्टी की अपना देश बनाना है उसके लिए काम करो। मैं आप शॉर्ट बताता हूं कि फिर उन्होंने क्या किया, वहां 1924 में अपनी स्वराज पार्टी बनाई और 24 के अंदर अपना बंगाल के अंदर कलकत्ता के अंदर मेयर का इलेक्शन लड़ा, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, और उसमें उनकी पार्टी की जीत हुई। जीत में वहां चित्तरंजन दास जो हैं वो तो मेयर बने और ये सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने। उन्होंने ये कहा कि स्वतंत्रता के अंदर जो व्यक्ति मरे हैं उनके परिवारों को नौकरी मैं दूंगा। देखिए उनके विचार देखिए, अभी कोई भी है इस तरह का तो हम उनको नौकरी देंगे। पहला उन्होंने परिवर्तन किया कि सिफारिश से नहीं, जो पहले हमारे देश के अंदर कितने शहीद हुए हैं, बलिदान हुए हैं, उनके परिवारों को नौकरी देंगे। उसके बाद में चलिए 24 में हो गया, और उसके बाद में 27 के अंदर वो जो है कांग्रेस के युवा ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के लीडर बन जाते हैं। पहला स्टेप हो गया। अब आ जाइए आप 1938 के अंदर आ जाइए, हरिपुर जो है इलाका, वहां जो ऑपरेशन था कांग्रेस का, उसमें उनको कांग्रेस का लीडर बना दिया जाता है, यानी कि पूरे देश का लीडर बन गए। 1939 के अंदर
उनको चुन तो लिया जाता है, लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि भाई ये तो जो है अब मेरी पावर चली जाएगी, तो चुने हुए व्यक्ति को रिजाइन देने के लिए मजबूर करते, भाई आप जो है छोड़ दो इसको। उन्होंने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, क्या करे, तो छोड़ दिया। उन्होंने तुरंत जो है फैसला ले लिया कि तुम अपनी पार्टी रखो, मैं अपनी अलग पार्टी लगाता हूं। और जो है उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक एक अलग पार्टी बना ली, और बना करके उसने कहा कि मैं इंडिपेंडेंट में फैसले लिया करूंगा। अभी तक तो इनके दबाव थे, और मैं इंडिपेंडेंट अपने फैसले लूंगा, और फॉरवर्ड ब्लॉक बना करके, और वो जो है धीरे धीरे चलते गए। और उसके बाद में 1932 से 1936 तक वो यूरोप में गए, और जो है रूडोल्फ हिटलर, फ्रांस, और यहाँ के 5-4 कंट्री हैं, उन कंट्रियों से मिले। इटली, ये वहां के उनसे समर्थन चाहते थे कि मुझे समर्थन दो और मुझे हथियार दो, ताकि आप हथियार दोगे तो मैं जो है अंग्रेजों को भगाऊंगा, क्योंकि वैसे हाथों से भगते नहीं, ये तो बदमाश हैं, सारी सेना लगा रखी है। तो उन्होंने उनसे समर्थन मांगा। उसके बाद में उनको समर्थन तो ये नहीं मिला, पर ये है कि वो रेडियो स्टेशन वगैरह वहां स्थापित कर लिया, अपना ब्रॉडकास्ट कर लेते थे वहां से, और महात्मा गांधी को अपने मैसेज या इंडिया मैसेज अपना चला जाता था। उसके बाद में आ जाते हैं आप 1942 के बाद में, और उसके बाद में आ जाते सीधा ही मैं 1943 में आ जाता हूं। 1943 में आ गए, और वहां जापान के अंदर उनके प्रधानमंत्री से मिले। उन्होंने कहा मुझे सपोर्ट चाहिए, उन्होंने कहा मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। और उन्होंने पूरी 35,000 सैनिक जो उन्होंने पकड़े हुए थे, ब्रिटेन के खिलाफ लड़ते थे, उनको पकड़ करके उनकी सेना में आजाद हिंद फौज गठित की, और आजाद हिंद फौज गठित करके 35,000 ये हो गए। और 35 के साथ साथ जापान के जो योद्धा थे उनको कहा कि हम भी आपको सपोर्ट करेंगे, और चलो लड़ो। उन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को वहां उन्होंने आजाद हिंद फौज गठित कर ली, ठीक है। और उसके बाद में 21 अक्टूबर 1943 को ही आजाद हिंद सरकार, यानी गवर्नमेंट भी बना ली, फौज भी बना ली। फौज कहां करी? सिंगापुर के अंदर वहां स्थापित की। वहां अपने जो सैनिक थे वहां करते हैं सिंगापुर में। और अब जब हमारा जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आ जाते हैं, जापान के व्यक्ति साथ लिए 35,000 अपने लिए, और हथियारों से अंग्रेजों को भगाओ इनको यहां से। और स्वयं जो है उस सरकार के राष्ट्रपति बने। शायद बच्चों को नहीं पता है कि आपको वो सुभाष चंद्र बोस है 1943 में 21 अक्टूबर 1943 को राष्ट्रपति भी बन गए थे, जम्मू हमारे अंडमान निकोबार द्वीप जीतने के बाद में, ठीक है। और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री भी थे, और उसके बाद में युद्ध मंत्री भी थे, क्योंकि रक्षा मंत्री बोलते रक्षा नहीं थी, अब तो युद्ध करना है। उनके अलग से विचार थे। अब मानसिक दक्षता, कम समय के अंदर ज्यादा काम करना, यही तो मानसिक दक्षता है। अगर हम सारी उम्र करते रहे, नहीं करें, नहीं, उन्होंने कहा 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है। और उसके बाद में वो आगे चले, और उन्होंने करते करते अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अपने जो सैनिक बैठा दिए, और उनके द्वीप जो थे अंग्रेजों के द्वीप थे अंडमान और निकोबार, उनको कहा शहीद और स्वराज नाम दो उनका। वहां से जीत गए। अब तुरंत ही वापिस आकर के, और अराकान क्षेत्र है यहां पर साथ में, जहां से हमारा मेघालय लगता है, नागालैंड लगता है, त्रिपुरा लगता है। अब यहां से लड़ाई शुरू कर दिया कि यहां से इनको भगाते जाओ, इनको गोलियों से भूनते जाओ, और उनको पकड़ते जाओ, और उनको राज करते जाओ। वो इम्फाल के अंदर 1944 के अंदर, इम्फाल के अंदर जो है अंग्रेजों को भगा दिया, कोहिमा से अंग्रेजों को भगा दिया। और उसके बाद में तुरंत जो है जीतने के बाद में अचानक जो है 1944 के अंदर रूडोल्फ हिटलर है, जो समर्थक थे, वो फांसी खा जाते हैं। तो एक सेट पे ये लगा। और उसके बाद में 1945 में जो समर्थक देश था हमारा जापान, वो जापान क्या होगा, एटम बम हो गए, तो वो भी खत्म हो गए। उसके बाद में उनकी जो सेना थी वो इखर बिखर हो गई, और वो जहाज से समर्थन लेने जाते 18 अगस्त 1945 को उनकी मृत्यु हो गई। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि शिक्षा के साथ मानसिक दक्षता ने एक व्यक्ति ने देश को आजाद करने के लिए कितना संघर्ष किया, और एक व्यक्ति सुशिक्षित होकर के, और जिसके अंदर कम समय के अंदर होकर 48 साल के अंदर अंग्रेजों को भगाने की भी ताकत उसके अंदर थी, और वो होते 6 महीने और डट जाते, इनको पकड़ के मारते बहुत बुरी तरह से अंग्रेजों को। तो आप मेरा चैप्टर ये बेटा, आप जितना शिक्षा ग्रहण करोगे उतने आप आगे बढ़ सकते हो। कोई भी कम नहीं है, आर्ट वाले कम नहीं है, साइंस वाले कम नहीं है, कॉमर्स वाले कम नहीं है, हर एक फील्ड में सबकी जरूरतें होती है। अब समय है आपका जाने का है। अभी मैं पुनः प्रिंसिपल साहब का, शिक्षकगण का और विद्यार्थियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आराम से हमें स्टूडेंट सुन रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।